अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वर्ल्ड कप के 40वें मैच में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। बेन स्टोक्स की जारहाना बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बेन स्टोक्स ने जारहाना बैटिंग करते हुए 84 गेंदों पर 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से 108 रन उन्होंने स्कोर किए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन को इस तरह से भी है कि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड पहले ही मेगा इवेंट के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि नीदरलैंड्स की टीम की अगर हम बात करें तो वो भी अभी तक सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हासिल कर सके हैं। बहरहाल इंग्लैंड ये मैच जीतकर अब 7वें नंबर पर आ गया है। और दूसरी जानिब आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान है, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर किसी की ख्वाहिश है कि आज इतनी बारिश हो कि मैच ही ना हो सके। और अगर मैच हो भी जाता है तो श्रीलंका किसी न किसी तरीके से न्यूजीलैंड को अगर हरा देती है तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें इंग्लैंड को हराना होगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलकर मैच के हवाले से मजीद डिस्कशन भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी शायरी ने ख्वाबिदा कौमों को जला बख्शी। नून लीग की सोलो फ्लाइट, पीपल्स पार्टी मुस्तरब। सदर का निगरान वजीर आजम को खत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानियां। कौम की नजरें न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच पर, हर कोई चाहे बारिश हो जाए। और अलादीन अपने जादुई कालीन के साथ सड़कों पर। नाज़रीन, 9 नवंबर 1876 ये उस शख्सियत का जन्मदिन है जिनकी शायरी ने ख्वाबिदा कौमों को जला बख्श कर बता दिया कि वो बराबरी और वक्त गुजारी के लिए नहीं है बल्कि अक़वाम की इमामत के लिए पैदा की गई हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो साहिब बसीरत शख्सियत हैं जिन्होंने एक सदी कबल मुसलमानों को सीसा पलाई दीवार बनकर इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती का दर्स दिया था। इकबाल कहा करते थे कि अगर मुसलमान और मुस्लिम रियासतें इत्तेहाद और इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के दायरे से बाहर हो जाएं तो फिर जो हम देखते हैं कि उम्मीद तौक़ीर का ताज है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसका अमली मुज़ाहिरा आज हम दुनिया में भी देख रहे हैं कि मुसलमानों का खून किस तरह से बहाया जा रहा है, जैसे मुसलमानों के खून की कोई वक़्त ही ना हो। क्योंकि सोचने की बात है कि 57 इस्लामी हुकूमतें हैं, एक प्लेटफॉर्म पर यकसा मौक़िफ़ के लिए एक कतार में खड़ी होती, तो फिर आज हम फ़लस्तीन में जो इसराइली वहशत है, दरिंदगी है और जारहियत है, उसको रोकने के लिए सिर्फ करारदादें ही मंजूर ना करवा रहे होते, रहम के मुतालबात ना कर रहे होते, इन तमाम चीज़ों की भीख ना मांग रहे होते। इसी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेजबान के डॉक्टर मोहम्मद जवाद ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ़िलासफ़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े के हवाले हम हमेशा से बात करते आए हैं, उस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा सबसे पहले उनकी शख्सियत पर। हमने देखा कि किताबों में भी अगर हम अपने चैप्टर्स की बात करते हैं, हम मज़ामीन की बात करते हैं, जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें उनकी शख्सियत पर उस तरह से गुफ्तगू नहीं की जाती। ये बड़े अफसोस की बात है जी। शख्सियत उनकी बड़ी मासूम, बड़ी फितरी और ऐसी थी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे। एक मिसाल दूंगा मैं सिर्फ कि एक दफ़ा उनका ये एक लोकल हमारी डिश है, फलूदा हम जिसे कहते हैं, तो उनकी जो बेगम, सरदार बेगम ने एक दफ़ा उनको कहा कि अब आपका दुनिया में माशाल्लाह इतना नाम हो गया है तो आप फालूदे को फलूदा ना कहा करें। वो सियालकोट के थे ना, तो अपना अब जवाब सुनिए। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम यही कहा करो, तुम लाहौर की हो, मैं तो वो कहूँगा जो मेरी माँ कहती थी। अब इसमें भी आप वो इनोसेंस उनकी देखें, और इसमें भी एक बड़ापन है। फिर इसके अलावा उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। सियालकोट से उन्होंने पतंगबाजी और कबूतरबाजी भी सीखी जो 7 साल चलती रही। और पंजाबी, वैसे तो कश्मीरी थे मगर वो पंजाबी ज़बान बोलते थे धड़ल्ले से, और कई ज़बानें आती थी। और फिर इंग्लिश और जर्मन और अरबी फ़ारसी की भी वो थी। और यानी कोई प्रिटेंशन नहीं थी, जैसे बहुत बड़ी शख्सियत होती, कोई तसन्नो नहीं, बनावट नहीं।
बड़े छोटे की बहुत ज़्यादा तमीज़, उनके बड़े भाई। ये हो जाता है जब हम एक बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, तो फिर जब हम ओरिजिनलिटी अपनी देखते हैं, जैसे आपने कहा कि पंजाबी भी बोलते थे, तो लोग अपनी लैंग्वेजेस बोलने में फिर वो एहसास कमतरी का शिकार अपने आप को समझते हैं कि हमें ये लैंग्वेज नहीं बोलनी है। अगर उन्हें जर्मन आती थी या उन्हें इंग्लिश आती थी तो लोग तो प्रेफर करते हैं फिर उसी में बात करने में। वो ऐसे नहीं करते थे क्योंकि वो अल्लामा इकबाल थे। तो और जहाँ तक अपनी मादरी ज़बान पे शर्मिंदा होने की बात है, तो उसमें तो मुझे बर्नार्ड शॉ की एक बात याद आ गई, वो भी बहुत काम की बात। उसने कहा डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग नेचुरल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग नेचुरल। जी, जो आप हैं वो जो हैं वो हैं। तो इकबाल एक बड़ी मजबूत शख्सियत थी। और अब देखिए वो जो जर्मन ट्यूटर थी उनके बच्चों की, उनके साथ वो बोलते थे जर्मन ज़रा प्रैक्टिस के लिए कि मेरी वो जो स्पोकन है इंग्लिश तो उनकी कमाल है। उनकी जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो खुतबात बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में दी हैं। अरबी फ़ारसी की भी, फ़ारसी तो बहुत आती थी, अरबी की भी वो अपनी फ़हम बढ़ाते रहते थे। और कुरान शरीफ का जो नॉलेज है वो उलमा से बहुत राब्ते में रहते थे, खतूत के ज़रिए भी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, ना जाने हमने सीखा या नहीं। ठीक है, तो अगर फ़लसफ़े की उनकी हम बात कर लें, जैसे हमने देखा एक सदी पहले जो मैसेज वो हम कन्वे हमें करके गए, तो वो मैसेज आज हम देख रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम ममालिक हैं हमारे इत्तेहाद व यगानत नहीं है, जो उन्होंने बात समझाई वो फिर क्या किसी की समझ में नहीं आई? इतनी देर पहले वो बात बता गई है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, उन्हीं का मिसरा याद आ गया। ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है या कश्मीर में जो हो रहा है, उनका एक मिसरा है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। यानी वो क्लियर थे कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये पार पॉलिटिक्स है, और ये सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगी, उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, मजबूत कैसे होते हैं? यानी वावेला करने से या रोने धोने से? इकबाल को क्लियर था, लामा को कि इस तरह नहीं। इसीलिए खुद ही का फलसफा ये कहता है कि सबसे पहले तो फ़र्द मजबूत हो। ये हमने उनकी शख्सियत की बात बिला वजह नहीं की। मैं एक टीचर हूँ और जब मेरी ओरिएंटेशन क्लास होती है तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि ज़िले का नाम ना लें, फ़ख्र से अपने गांव का नाम लें। वो सारी मोतबर जगह हैं, कभी शख्सियत बड़ी नहीं हो सकेगी। कहें कि अब्दुल हमीद फ्रॉम चक चुमरा, अब्दुल मजीद फ्रॉम चीचू दी मलियाँ। ये मजाक हमने बनाया है क्योंकि हम मिडिल क्लासी कॉम्प्लेक्स से निकले ही नहीं। तो ये तो सबसे पहली बात है कि खुद ही का तस्वुर ये है कि आप जो हैं, जहाँ से हैं, उसको ओन करें और फिर वहाँ से अपने आप को डेवलप करें। उन्होंने कहा ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर हम एक वो छुट्टी बनाकर किस तरह से मैसेज कन्वे करते हैं? हम अपने ऑफिस बंद कर रहे हैं, हम दफातर बंद कर रहे हैं, हम बैंक्स बंद कर रहे हैं, तो इस छुट्टी का इससे क्या ताल्लुक है? ये आपने इशारा बिल्कुल ठीक किया, छुट्टी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। जिन्ना साहब ने कहा जब कि उस चीज को फॉलो नहीं करना तो वो छुट्टी बनाने का क्या मकसद? और कायदे आज़म का भी फरमान है कि काम काम और काम। जी। तो फिलहाल तो हमारा ये हुआ है कि ना काम ना काम ना काम ना काम, और ये 3-4 छुट्टियां ये बस सोते गुजारेंगे लोग। ये ठीक नहीं है। आप उन कौमों को देखें जिन्हें तरक्की की है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बात करने में, डिस्कशन करने में। जिंदा कौमें इस तरह नहीं होती कि अब छुट्टी है तो 2 बजे तक सोए रहे, तो खुद ही ऐसे डेवलप नहीं होगी, ना ही फ़र्द ऐसे डेवलप होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से उनकी सोच व फिक्र की अगर हम बात करते हैं, जो बरसगीर पाको हिंद के हालात थे, फिर हमने वो देखा बल्कि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जो हालात थे उससे भी वो बड़े अच्छे तरीके से बाखबर थे। उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अपनी शायरी में भी हमें वो बताया, तमाम वो मैसेजेस भी हमें कन्वे किए। हम उन पर नहीं चल सके। असल में ये है कि इसमें बहुत सारे सियासी मसाइल हैं और बहुत सारे मजहबी मसाइल भी हैं जिनको मैं सबको यहाँ बयान नहीं कर सकता, ना आप टीवी पे चला सकते। मगर ये मैं इशारतन आपसे कहूँगा कि उनका जो फ़र्द है वो मुसलमान ज़रूर है, मगर बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो साइंस टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। वो ये नहीं है कि वो लोगों के ऊपर तशद्दुद पे उभारे। आपने देखा कि वो मुल्लाओं के भी ख़िलाफ़ थे, वो बहुत मजहबी थे मगर मुल्लाओं के ख़िलाफ़ थे कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, उसको क्या समझें ये 2 रकत के इमाम। इस तरह कोई कह सकता है? या तो हमने बुल्ले शाह में देखा या फिर इकबाल में देखा, वरना तो हम डरते रहते हैं। और फिर ये देखिए कि अल्फाजो, ये तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते, अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जो वाकई सिंसियर है तो
मुल्ला को तो आदत है ना कि 5 वक्त पढ़ानी है नमाज, फिर वहाँ तशरीफ भी रखनी है, फिर वो फंड भी खाने, तो मुल्ला की ऐसा और मुजाहिद की जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल बयान किया। अच्छा, जिस तरह से शेर आपने भी कहा, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो यही मैसेज हमें दिया गया कि जो फ़र्द हैं कौमी यकजहती से जोड़ने का पैगाम था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम इदारों की बात करें, हम शख्सियात की बात करें, हर कोई अपनी बात करता हमें दिखाई देता है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं, जो कि बहुत नामुमकिन सी बात है। जी, असल में हमने मगर मुझे तो यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। आपके स्टूडियो का नाम इकबाल स्टूडियो जी, है, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है। असल में ये है कि रहनुमाई तो अल्लामा इकबाल ही से मिलेगी। मतलब पहली बात देखिए कि उन्होंने खुतबात क्यों लिखे कि अंग्रेज़ी तहजीब हिंदुस्तान में जो कर रही थी, और उससे जो नौजवान, ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवान जिस तरह मुतासिर हो रहे थे, एक एहसास कमतरी भी था, एक ये भी था कि पता नहीं हमारे बड़े पढ़े लिखे थे या नहीं थे। तो ये सारे खुतबात बताते हैं कि एक तो कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का मज़हब से डायरेक्ट क्लैश नहीं है, और इस कायनात में एक रूहानी जौहर भी है, तुम्हारे अंदर एक रूहानी जौहर है, तुम खुदा के बगैर खुद भी कुछ नहीं हो, एक खुदा को डरो और किसी से मत डरो। तो सब कुछ, मैं तो एक उस्ताद हूँ, इसलिए कुछ कहते हुए अफसोस भी हो रहा है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई, मगर उनको अप्रोच आप जरा उनके फलसफे से करें, ये मेरा आप तासुब समझ लें। ये ना उर्दू शायरी मुताला पाकिस्तान, लेकिन उस फलसफे को किसी तरह से समझने की कोशिश भी करनी चाहिए मेरा ख्याल, और समझाने की भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कुछ सादा अल्फाज में। जिस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ हम उनकी एक तस्वीर ही देखते हैं सोचते हुए, जिस तरह से भी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि फिर एक पोर्ट्रेट किया जाता है शाहीन के साथ, और लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। उसमें 2-3 टेक्निकल वजूहात हैं। असल में ये याद रखने वाली बात है कि अल्लामा इकबाल की शायरी क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिव बुनियादों पे फ़ारसी शायरी है, यानी ये साबित हो गया कि 55% पर्शियन है और 45 उर्दू भी ऐसी नहीं है कि आप फ़ारसी के शऊर के बगैर समझ लें। एक तो ये बैरियर है। दूसरा कंटेंट का बैरियर ये है कि फ़लसफ़े की रवायत पाकिस्तान में, वो हम सबका कसूर है, हमने बनने ही नहीं दी। हमारा फ़लसफ़ा क्लास में ये कोर्स पढ़ाने तक और बाद में ये शिकागो मैनुअल कौमें, हमने ये सोचा ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग समेत मेरे मुजरिम हैं कि फ़लसफ़े से तो कौम खड़ी हो जाती है, फ़लसफ़े से तो माशरा डेवलप होता है, फ़लसफ़े से तो मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल जो है ग्रूम हो सकती है। तो हमारा फलसफा बस वो कोर्स रटाने तक ही रहा। बिल्कुल, जिस तरह से मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल में ही अभी तक फंसे हुए हैं, हम इन चीज़ों को अपने करिकुलम में कभी भी ऐड नहीं कर पाए। उसकी क्या वजूहात हैं? ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि पाकिस्तान किस तरह से हासिल करना है। मुझे लगता है कि इसमें आई डोंट नो, कुछ चीज़ें अनजाने में हो रही हैं और कुछ चीज़ें शायद जानबूझ के हम करते हैं, कुछ जानबूझ के भी करते हैं, गफलत भी है। अब आप देखें कि सड़क का नाम, गली का नाम, एयरपोर्ट का नाम इकबाल के नाम पे रखना कितना आसान है और उसके रास्ते पे चलना कितना मुश्किल है। ओवर ए कप ऑफ टी, मैं इस तरह नहीं करता इसलिए इस जुर्रत से थोड़ी बात करो, ओवर ए कप ऑफ टी इकबाल और नीटशे और बर्गसान जैसे करते, ये कितना आसान है। और ये वाकई क्या हम समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन या शाही का जहाँ और करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। ठीक है। अच्छा, आप खुद भी एक टीचर हैं डॉक्टर साहब, तो आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कि जो नौजवान हैं अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर है, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर है? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो वही कि उनकी शख्सियत को देखें तो तसन्नो नहीं है, बनावट नहीं है, जो हैं वो हैं, नॉर्मल हैं और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। तो वही कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग नेचुरल, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका इस्लाम ये नहीं है कि आप साइंस छोड़ दें, टेक्नोलॉजी छोड़ दें, अंग्रेज़ी छोड़ दें। वो तो इस कदर अवेयर थे उस वक्त भी, जैसे आपने जिक्र किया इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं। हाँ, मगर इसके बावजूद वो इंटरनेशनल रिलेशन से कितने आगाह थे। वो फ़लस्तीन के मसले को कब से जानते हैं, वो कश्मीर के मसले को कब से जानते हैं। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि आलम इस्लाम की जो हालत है उसके वो नब्बाज हैं। तो उनका अगर इसको शरारत ना समझें तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल को जो शाहीन है वो नौजवान है।
तो मैं कहता हूँ हाँ नौजवान है, अनपढ़ नौजवान नहीं चाहिए अनपढ़। वो बहुत पढ़ा लिखा हो और अपने मजहब पे शर्मिंदा ना हो, अपने कल्चर पे शर्मिंदा ना हो, मगर वो बहुत पढ़े और वो जाने दुनिया में क्या हो रहा है। मौलवी किस्म के एग्रेसिव नौजवान इकबाल की शाहीनी या बिल्कुल अनपढ़ किस्म के। अच्छा, अनपढ़ नौजवानों से इकबाल को हमदर्दी हो सकती है, वो उनके शाहीन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद जवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। निगरान वजीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दहशत गर्दी में 60% इजाफा हुआ और 2 साल में सरहद पार दहशत गर्दी की वजह से ही 2000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। 64 अफगान दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हुए मारे गए। कोशिश यही की जा रही थी कि ऐसे मामलात को मीडिया पर किसी सूरत ना लाया जाए और अफवाह तफहीम से ही इन तमाम मामलात को हल कर लिया जाता, लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत के मुस्बत रद्दअमल ना आने पर अब मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया गया है। सियासत की बात करें तो नून लीग के MKM से मुआहदे के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मुस्तरब दिखाई दे रही है, लेकिन दावा वो ये कर रहे हैं कि नून लीग जिसको भी साथ में ला ले, सिंध में उनको उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को उस वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह की मखलूक हुकूमत में MKM ने उनका भरपूर और मुस्बत साथ दिया है और मुस्तकबिल में भी वो देख रहे हैं कि MKM के ताबन से कराची समेत वो सिंध की खदमत करेंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर के लिए निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक मरासला भेजा है, जिसमें सदर मुमलिकत लिख रहे हैं कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत कर चुकी है और इसी हवाले से इस्लामाबाद में PTI वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात भी की, जहां कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद करने, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा भी किया गया। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि PTI को इलेक्शन लड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन जो लोग सानिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उन्हें भी कोई इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। चेयरमैन PTI की बात करें तो साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और यहाँ पर यह भी वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद भी हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने ज्वाइन किया। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासत करेंगे नहीं, सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने देखा दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जिस तरह से फैज़ हमीद साहब चाय की चुस्कियां ले रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है तो अब हम पुरअमन अफगानिस्तान देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है या फिर कितना बड़ा मसला बन रहा है? देखिए, हमें जो है वो हमारे हमसाए हैं, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मुल्क हैं। अब हमारे अफगान भाइयों को जब हमने कहा कि जो अफगान भाई जो आपके दरवाजा जो है खटखटा कर आए हैं, यानी कानूनी तरीके से आए हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से यानी घर की पिछली दीवार को फलांग कर आया है वो उसको जाना होगा। तो इसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने जो है वो शोर मचाया। बहुत से अफगानों ने जो है वो इवन जो उनकी क्रिकेट टीम के प्लेयर थे उन्होंने भी इस बात पर एतराज आयद किया जो कि नामुनासिब था। अभी जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने ये कहा कि जी हम मुतालबा करते हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से कि जो गैर कानूनी पाकिस्तानी मौजूद है अफगानिस्तान की सरजमीन पर उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। ये वो मुतालबा है जो कि कोई भी महज़ब मुल्क कर सकता है और यही मुतालबा हमने किया। हमने सालों नहीं दिहाइयों अपने अफगान भाइयों को अपने दिल में जगह दी, अपने घर में जगह दी, अपने जो है आंगन में आकर रहने की जो है उनको इजाजत दी। वो साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो गैर कानूनी लोग हैं उनको हमने निकालने का कहा है और वो निकाला भी जाएगा उनको। एक चीज तो ये है। दूसरा, जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, दरबे अज़्म करके
तो पाकिस्तान के जो दाखिली मसाइल थे और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी मौजूद थी उसका मुकम्मल खात्मा किया। उस खात्मे के बाद अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है वो सरहद पार से आती है। उस सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी को रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है ये उनकी बनती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस कानून के तहत वहां पर वो रह रहे हैं कि उनके पास वीजा है अफगानिस्तान का, और उसके साथ साथ आप ये देखें पाकिस्तान ने सिर्फ उनको जगह नहीं दी अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनको पाकिस्तान में आने की, इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जो कि बहुत बड़ी यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम ड्यूटी चार्ज कर सकते थे, हमने वो जो है वो राहदारी इस्तेमाल करने की इजाजत दी अफगानिस्तान को विदाउट एडिंग एनी कस्टम ड्यूटीज। तो पाकिस्तान ने तो बड़े भाई का सबूत दिया है। अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने फराइज जो है उनको अंजाम दे, क्योंकि जब दो भाई हैं तो भाइयों में कुछ हुकूक होते हैं कुछ फराइज होते हैं, तो उनको अपने हुकूक तो याद रहे, उनके हुकूक हमने पूरे भी किए बतौर बड़ा भाई, लेकिन अब उनके फराइज हैं और उनको फराइज अपने दांत। ठीक है हसन साहब, इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सदर साहब ने निगरान वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है। इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर। एक ही जमात है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात नहीं कर रही और वो मुस्लिम लीग नून है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ अगर हम देख रहे हैं वो यकीन दहानियाँ भी करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, अब इसमें अगर इसको टुकड़ों में तकसीम कर दिए थे, पहला तो बात करते हैं अपने बात की कि सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को जी। तो क्या इलेक्शन निगरान प्राइम मिनिस्टर ने करानी है? इलेक्शन के इंतजाम और इंसराम का जो जिम्मेदार इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको इलेक्शन कमीशन को खत लिखना चाहिए था। अब सदर मुमलिकत ने खत क्यों लिखा? बाजार जो मुझे लग रहा है कि अब वो जो है 8 फरवरी तक उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, अब उनको बस करने को कुछ है नहीं और खबरों में उन्होंने रहना है। तो सदर मुमलिकत ने इसीलिए खत लिख दिया निगरान प्राइम मिनिस्टर को। खासा बेहतर होता, अच्छा होता, मुनासिब होता कि वो खत जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखते और उनको निशानदेही करते कि जी ये मसाइल हैं, ये मसाइल दो चार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और वैसे भी सदर मुमलिकत का काम जो है वो पूरे मुल्क की वो सरबराह है, वो सदर मुमलिकत है, ना कि वो एक जो सियासी जमात है उसी को हमेशा वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के मौक़िफ़ को वो आगे लेके चलते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे यानी मेरी अपनी जाती राय में मौजूदा सदर ने सदर मुमलिकत के ओहदे को बेतौकीर किया है। अच्छा, दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, तो मैं गुज़िश्ता रात एक प्रोग्राम में था नासिर शाह साहब के साथ, तो वो उन्होंने एक बात तो बड़ी वाज़ेह की, उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, अगला वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और अगर कोई देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मुतालबा जो है ना एक वैसे एक वेग मुतालबा है, आप स्पेसिफाई करेंगी कि ये जो है वो सहूलतकारी मिल रही है मुस्लिम लीग नवाज को, ये लाडलापन हासिल है मुस्लिम लीग नवाज को जो किसी दूसरी जमात को नहीं है, तब तो बात आपको समझ में आएगी। एक वैसे एक जनरल जो है वो एक बयान दे देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको मिल रही है हमें नहीं मिल रही, तो ये बात मुनासिब नहीं है। स्पेसिफाई करें, पिन पॉइंट करें, तो उसका भी कोई जवाब हो सकेगा। ठीक है हसन साहब, सानिया 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देते थे, या फिर वो रहनुमा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली सबको क्लीन चिट मिल गई। फवाद चौधरी के हवाले से आप क्या समझते हैं? जो हालिया सख्ती है उन पर, उसके क्या वजूहात हैं? ये मैंने बड़ी कोशिश की जानने की कि ये फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा एक जो इस्लामाबाद वाला है या दूसरा जब प्रिंस आजम खान वाला मुकदमा आ गया है, इसके पीछे वजूहात क्या है? तो मुझे तो समझ से बालातर है कि ये क्या है कि 50 लाख रुपए वाला मामला है जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वो ही उनको ओन नहीं कर रही। यानी इवन फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि ये माली बदअनवानी का मामला है, कुछ लेन देन का है, किक टैक्स लेने का मामला है, तो इसके ऊपर जो है ना हम बतौर जमात उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है, वो पॉलिटिकल पार्टी उनके इस मसले में उनको ओन नहीं कर रही, तो ये तो एक जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है जो कुछ इतलात ऐसी भी मौसूल हो रही थी कि उन्होंने कहीं कुछ बातें की ऐसी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, जो ताकतवर हल्के हैं, और इस वजह से उनको ग्रीन किया जा रहा है। लेकिन इस बात की ये सिर्फ भी बात है
ये एक अफवाह के तौर पर इसको लिया जाए। इसमें कोई इसका ऐसा एविडेंस नहीं आया या ऐसी कोई कंफर्मेशन कहीं से अभी तक नहीं, मेरे तक कम से कम मुझ तक नहीं आई कि मैं ये बात कर सकूं कि ये वाकई यही बात हुई है और उसी के रिएक्शन में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए और उनकी फैमिली जो सफर कर रही है सजियत से बाहर निकले। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो डेवलपमेंट सारी हमने देखी हैं, बहुत से लोगों के अंदाजे ये हैं कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी। नून लीग भी बार बार कहती दिखाई दे रही है कि चौथी बार जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ होंगे। गवर्नर हाउस में भी हम देख रहे हैं नवाज शरीफ प्लानिंग करते हमें दिखाई दे रहे हैं अगले इंतखाबात के हवाले से। इस तमाम सिनेरियो में आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है या कोई भी जमात के साथ वो कोई अलायंस करते हैं, पीडीएम टाइप आपको देख रहे हैं नया इत्तेहाद बन सकता है, जैसे पीटीआई के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी उसमें पेश थे। नहीं, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इत्तेहाद बनेगा या पीटीआई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आप समझते हैं कि कोई इत्तेहाद बन सकता है? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है इत्तेहाद जो है वो तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे तो इस वक्त। मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद यानी अगर आपने देखा है कि अभी एमकेएम से हुआ है, अभी जीडीए के साथ फंक्शनल लीग के पास कल उनके प्रेसिडेंट गए थे बशीर मेमन साहब जो कि सिंध चैप्टर को हेड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को। अब वो जो है वो पीर फगाड़ा के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा JUIF के साथ उनका इंतखाबी अलायंस होने जा रहा है। ANP वाले अभी मुलाकात करेंगे और ANP के साथ और JUIF के साथ KP के अंदर जो है इंतखाबी इत्तेहाद में जा रही है मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज का अगर किसी के साथ अलायंस नहीं होना, इत्तेहाद नहीं होना, तो पंजाब के अंदर किसी के साथ भी नहीं होना। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की सोलो फ्लाइट होगी, लेकिन सिंध के अंदर और KP के अंदर वो यकीनी तौर के ऊपर वो अलायंसेस अपना बनाएंगे। इवन बलूचिस्तान के अंदर भी जो बाप पार्टी है, अभी 13 तारीख को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब वो दौरा करने जा रहे हैं बलूचिस्तान का और मेरी इत्तलात के मुताबिक वहां पर 1 दर्जन के करीब इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके अलावा बाप पार्टी के साथ भी उनकी सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। तो ये वो चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तमाम पार्टी क्यों मुस्लिम लीग नवाज के पास आ रही है और मुस्लिम लीग नवाज क्यों इन तमाम पार्टी को अपने साथ शामिल करने जा रही है। तो इन दोनों की ये जो लोकल पार्टीज हैं और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनती है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ MQM कराची की, कराची के अंदर MQM जो है एक हकीकत है, एक ताकतवर जमात है। तो कराची के अंदर जब सीट एडजस्टमेंट होती है मुस्लिम लीग नवाज की और उसके एवज उनको 1 या 2 नशिस्तें मिल जाती हैं पूरे कराची में या हैदराबाद में, तो उनके लिए तो ये जो है ये घाटे का सौदा नहीं है। इसी तरह MQM के लिए क्या फायदा है? MQM के लिए फायदा ये है कि MQM जो है एक इलाकाई जमात है, एक मतलब जो अर्बन सिंध की जमात है। तो अर्बन सिंध की जमात अपने वोटर को ये बता सकती है। ठीक है हसन साहब, लास्ट कमेंट एक आपसे चाहूंगा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो इत्तलात जो स्कैंडल मंजर आम पर इस वक्त आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मामला जिस तरह से चलाए जाते रहे और ये जो स्कैंडल्स हैं खुसूसी तौर पर, इन पर आपका कमेंट चाहूंगा। अच्छा, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने का नहीं है। जो इंसिडेंट जिसका हवाला दिया है दरख्वास्त गुजार मोइज खान ने, वो जो वाकया पेश आया था उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला थे। एक चीज तो ये, लेकिन अब उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने रेंजर्स को इस्तेमाल करके एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो है उसके मालिक को ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उससे जो है पैसे बटोरे। अब ये मामला तो गया था अदालत में, अदालत को चाहिए था कि इसके ऊपर फैसला कर ले, लेकिन दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त ये थी कि मामला जो है ये आप सुपुर्द करें जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो फिर अदालत ने उनकी दरख्वास्त को अलाउ करते हुए निपटा दिया। तो अब ये मामला जो है इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए और उम्मीद है कि इसकी तहकीकात होंगी भी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर जो इल्जामात आयद हुए हैं वो दुरुस्त हैं, वो सच साबित होते हैं। यानी उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस मैटर को देखेगी। लेट्स सी ये मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अय्यूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में ले गई बल्कि ऑस्ट्रेलवी टीम ने पाकिस्तान के लिए भी राह हमवार कर दी है। और अब तक हम देख रहे हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अगर टीम पाकिस्तान की बात करें तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त मुकाबला दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अगर आखिरी मैच की बात करें तो वो जनूबी अफ्रीका से होने जा रहा है, लेकिन रन रेट में वो अभी पाकिस्तान से पीछे हैं। यानी अब उन्हें सिर्फ आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा। और अगर हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच पर है। वो जो अगर मगर की सूरत हाल है, इफ एंड बट्स वाला मामला है, वो पाकिस्तानी टीम का अभी भी जारी और सारी है। तो उस अगर मगर के मामले को डिस्कस करते हैं कि अगर इस मैच में कीवी टीम हार जाती है या मैच बारिश की नजर हो जाता है तो फिर कौमी टीम को इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी, यानी कि उसमें कोई रन रेट का मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला भी हो चुका होगा। और अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान को आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा। जिस तरह के न्यूजीलैंड ने अगर श्रीलंका को 50 रन से शिकस्त दी तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 180 रन से शिकस्त देना होगी। बहुत बड़ा मार्जिन होगा ये। और अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 1 रन से हराया तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 131 रन से हराना पड़ेगा। अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना है और पाकिस्तान फिर क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर बारिश की वजह से मैच खत्म हो जाता है तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इंग्लैंड को ही शिकस्त देनी है। और न्यूजीलैंड की और श्रीलंका के दरमियान आज हम जो मैच देख रहे हैं उसमें बारिश के इम्कान काफ़ी हद तक बताए जा रहे हैं। टीम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तानी टीम ने अपना जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है वो भी किया है, जिसमें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी हिस्सा लिया। जबकि अबरार की बात करें, मामूल हक और मोहम्मद नवाज, इन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया है। इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग में भी भरपूर तौर पर हिस्सा लिया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम इंजमामुल हक के इस्तीफे के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि गुज़श्ता रात उस इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कमेंट आपका इंजमामुल हक के हवाले से ले लेते हैं। एज चीफ सेलेक्टर उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खास तौर पर जो वो लॉबी जो काम कर रही थी 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जो चैंपियन करार पाए, और वो लोग वक्तन फवक्तन बेनकाब हो रहे हैं। कुछ को तो जस्टिस कय्यूम साहब की रिपोर्ट ने बेनकाब किया और इसके बाद जो कुछ रह गए तो उन्हें जो है अब वो अपने किरदार से खुद ही बेनकाब हो रहे हैं। फाइंडिंग जो कमेटी थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने बादजा ये मीडिया पर जब खबरें चली तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि आया इंजमामुल हक साहब का जो रिजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाए। इसके बाद हमने देखा तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर जो है अपनी खिदमत देंगे। उबूरी चीफ सेलेक्टर के तौर पर वजाहतुल्लाह वास्ती जो हैं वो अपनी खिदमत देंगे। और गुज़िश्ता रोज तौसीफ अहमद साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ अच्छा लगा कि ये तमाम सिलसिला हुआ जिसमें बोर्ड ने काफी अहम जो है नुक्तों को उठाए। और आपको याद होगा तौसीफ अहमद साहब माजी में भी ये खिदमत दे चुके हैं और वजाहतुल्लाह वास्ती साहब भी साबिक चीफ सेलेक्टर के तौर पर खिदमत दे चुके। तो ये दोनों तजर्बेकार हैं, इन्हें इसका इल्म है, वाज़े तौर पे जानते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है और ठोस फैसला किया और काफी जल्दी ये फैसला लिया तो काफी दुरुस्त फैसला था। और उससे यही वाज़ेह हुआ कि बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है वो एक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, हैरत इस बात की इंजमामुल हक साहब को इस बात से आगाह नहीं रखा गया। तो जिस तरह से इंजमाम साहब ने आगाह नहीं रखा बोर्ड को, जिस तरह से सारी चीजों को मैनिपुलेट किया गया, इसी तरह से बोर्ड ने भी उन्हें जो है ठीक है। ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हम देखेंगे, जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तमाम मामला भी सामने आ जाएगा। कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। इंग्लैंड बमुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड ने, बल्कि अगर हम इस तरह से कहें कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, इंग्लैंड को हराना पाकिस्तान के लिए आसान होगा। बिल्कुल आपने अनवर मेरे से मेरे ही अल्फाज छीन लिए। मैं यही कहने वाला था कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है, लेकिन कुदरत का निजाम जो है पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जो मैच है उसमें भी आपने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि जिस अंदाज से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है और बताया जा रहा है कि आज बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में बारिश का इम्कान है, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अलामत साबित हो सकता है। जो होने वाला मैच पाकिस्तान का 11 तारीख को हफ्ते के रोज पाकिस्तान टीम में एक्शन होगी इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये एक अच्छा जो है साइन हो सकता है। और अगर आज का मैच वॉश आउट हो जाए, रेन आउट हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी अच्छे इम्कान हैं। लेकिन ताबिश, अगर वॉश आउट नहीं होता तो आपको लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो यही हैं कि श्रीलंका किसी तरह से हरा दे न्यूजीलैंड को। पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में ले जाने के चक्कर में हमें हर उस टीम को सपोर्ट करना है जो कि हम नहीं करना चाहते। सर आपको याद होगा अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद
नायब कप्तान शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मौजूदात पर यकीन रखते हैं तो ही मौजूदात होते हैं। और यकीन जो है इसका भी यही एतबार है, उनकी परफॉर्मेंस पर इतनी यकीन नहीं है लेकिन मौजूदात पर है। आपको याद होगा 2007 में पाकिस्तान टीम जो है आयरलैंड से हारी थी। इसके बाद 1992 के आगाज में पाकिस्तान टीम अपने कई मैचेस जो है हारने के बाद चैंपियन बन गई। फिर 2017 में हम हिंदुस्तान से हारे लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ फाइनल जीता हमने चैंपियंस ट्रॉफी का। इसके अलावा अगर बात की 2022 में अभी हाल ही पिछले साल ही अगर बात की जाए करंटली, तो हमने जिम्बाब्वे से शिकस्त आई थी और इसके बाद हम इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे। तो कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस अंदाज से तमाम तर चीजें हो रही हैं इसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस एक जगह, दूसरी जानिब मैक्सवेल की इनिंग्स और दीगर खिलाड़ी जो परफॉर्म करके पाकिस्तान के हक में नताइज दिला रहे हैं, ये दूसरी जगह। कुदरत का निजाम ठीक हो गया। अच्छा, शादाब की आपने बात की, शादाब को प्रैक्टिस करते हुए भी कल हम लोगों ने देखा। आपको लगता है कुछ चांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि शादाब को दोबारा ट्राई करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, और क्या करना चाहिए? सर, एक मेरे साथ साहब के क्रिकेटर थे राशिद खान साहब, उन्होंने कहा 2 लॉबी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और उन्होंने हमारे से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जनाब ऐसा लग रहा है एक तो 92 वाले लोग हैं और एक ये मौजूदा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने की इनकी जिम्मेदारी है, जिनमें बाबर, शादाब, रिजवान और यही लोग हैं। ये चाहते नहीं कि इनकी दोस्तियां यारियां खराब हो, टीम की परफॉर्मेंस हो या ना हो। उन्होंने काफी जोर डाला। उन्होंने कहा इब्रार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, आप उसे क्या भारत यात्रा पर लेके गए? लाजमी खिलाएं उसे, उस नौजवान को मौका दें। दुनिया में हर जगह इस तरह के स्पिनर्स को मौका दिया जाता है, क्वालिटी स्पिनर होते हैं वो, और वो कुछ मैजिकल डिलीवरियां कर लेते हैं और टीम को जो दूसरी हरीफ टीमों से अंडर प्रेशर ले आते हैं। लेकिन आप नहीं खिला रहे हैं। आपको एतबार है शादाब शायद शेन वॉर्न से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे और वो शेन वॉर्न के साथ का रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। तो ये एतबार, कप्तान का एतबार होना अच्छी बात है लेकिन अंधा एतबार भी नहीं होना। लेकिन ताबिश, जिस हम देख रहे हैं पावर प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, जो इस वक्त आप ये समझते हैं कि प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है, क्या वो बोर्ड से भी ज्यादा है या फिर बोर्ड अपने मामलात में उलझा हुआ है, बोर्ड को पता ही नहीं हमें चलता? कभी नजम सेठी आ जाते हैं, ज़का अशरफ आ जाते हैं, किस तरह से मंजर आम पर आते हैं, इंटरव्यूज देने शुरू हो जाते हैं। तो ये उनका फोकस फिर खिलाड़ियों पर नहीं है, खिलाड़ियों को कंट्रोल करने में नहीं है। ये तो बोर्ड मैनेजमेंट ने जो स्टार पावर है उसको कंट्रोल करना है, प्लेयर पावर को कंट्रोल करना है। सर, आप कितने मासूम हैं और आपका सवाल उससे ज्यादा अच्छा है। और बात अगर की जाए ना, अनवर साहब 1992 के अंदर जावेद मियांदाद साहब वर्ल्ड कप के लिए उन्हें नहीं लेके गया थे इमरान खान साहब। इसके लिए नहीं लेके गए थे क्योंकि इमरान खान की सवाबदीद थी, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी की भी उस वक्त बात नहीं सुनी थी। और आज भी यही है कि जो बाबर चाहते हैं, बाबर एंड कंपनी चाहती है, वही होता है। और बोर्ड पहले भी जो है बीगी बिल्ली का किरदार अदा कर रहा था और आज भी बीगी बिल्ली का किरदार अदा कर रहा है। बोर्ड में मौजूद जो लोग हैं उन्हें तो ये डर लगा रहता है कि वो कब अपनी कुर्सी को छोड़ना उन्हें पड़ेगा, कब उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठना पड़ेगा। यही हुआ चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब जो है, उन्हें डर है और वो डर अब खत्म हुआ है। 3 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिला है। इसके बाद आप देखें फिर वापस से वो उनको ये डर सताएगा। इससे पहले नजम अजीज सेठी साहब के साथ क्या हुआ, रमीज हसन राजा साहब के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें तो हिस्सा है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो तारीख है। उसमें आप देखें कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि हमारे बोर्ड का जो किरदार रहा ना वो इंतहाई बुज़दिलाना रहा, जिसकी वजह से आज हम इस नेस्ट पर आ गए हैं। हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, क्या वो भी पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा या नहीं करेगा? मेजबानों की कैफियत में आ गए तो क्या होगा? इस बोर्ड ने तो किरदार ना जाने हमारे लिए अदा किया है या फिर किसी और मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए अदा किया है। क्या ये मेरा ही बोर्ड था जिसने हाइब्रिड मॉडल पेश करके अपना इवेंट को मुंतकिल किया था दूसरे मुल्क में? ठीक है ताबिश, बाबर के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। 2.5 साल तक बाबर नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, पोजीशन शुभमन गिल ने संभाल ली है और उनसे बाबर से पोजीशन छीन चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा बाबर ज़रा हमें ऑफ कलर भी दिखाई दिए, बड़ा स्कोर भी उस तरह से नहीं कर पाए। कुछ मैचेस में चले भी हैं लेकिन यही बार बार कहा जाता रहा कि जिस तरह से चेज़ उन्हें गेम को करना चाहिए था, जिस तरह से टीम को संभालना चाहिए था, वो भी नहीं संभाल पाए। जो अपना रिकॉर्ड था उसको भी नहीं संभाल पाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बाबर जो है वो दीगर इवेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं लेकिन क्रिकेट के हल्कों में 2 सोच बाबर आजम के लिए पाई जाती है। चंद जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम
एक क्लासिकल खिलाड़ी है। लेकिन दूसरे लोगों का ये भी मानना है कि बाबर आजम जब रन करते हैं वो अपने लिए करते हैं। शाहिद खान आफरीदी की जानिब से एक बयान सामने उनका, मुझे बाबर आजम के रन्स नहीं चाहिए, बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम को मैच जीता है। और आपने देखा होगा मोहम्मद हफीज साहब का हालिया के निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी कहा कि जब बाबर आजम रन करें तो उसकी तो पाकिस्तान टीम को कोई फायदा नहीं है। जो लोग बाबर आजम को अजीम कहते हैं तो उन्होंने शायद आज अजीम खिलाड़ी नहीं देखे। मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद हफीज कह रहे हैं, साहब पाकिस्तान के कप्तान है, बाबर आजम के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, बाबर ने उनके साथ क्रिकेट खेली है। और ये तमाम लोग जब बातें ऐसी कर रहे हैं तो फिर मेरे और आपके बातों में तो बिल्कुल दम नहीं होगा। लेकिन जब ठीक है ताबिश, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा आज के मैच के हवाले से। आपको लगता है अगर बारिश नहीं होती श्रीलंका इतनी अहलियत रखता है कि वो न्यूजीलैंड को हरा सकता है? देखिए कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। जब नेदरलैंड्स जनूबी अफ्रीका को हरा सकता है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार सकता है, तो आज भी कुदरत का निजाम जो है काम आ सकता है। और अगर कुदरत का निजाम काम आ गया तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में भी जगह बना सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे सेशन थे। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि बारिश किसी ना किसी तरीके से हो जाए और पाकिस्तान के लिए जो सेमीफाइनल की राह है वो हमवार हो जाए, या फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को किसी ना किसी तरह से हरा दे तो पाकिस्तानी टीम को हम सेमीफाइनल में जाता देख सकते हैं अगर वो इंग्लैंड को हरा देते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तरक्की पसीर मईशतें ज़राअत और मैनुफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करती हैं, जबकि इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खदमात का मुआशी सरगर्मियों से एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। इनमें इन पर मबनी मुआशी सरगर्मियाँ भी शामिल हैं, जैसे रिसर्च है, टेक्निक है और IT शामिल है। इल्मी मईशत साइंसी और इंजीनियरिंग पर मबनी होती है, उसको नॉलेज बेस इकानमी कहा जाता है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम अमेरिका में देखें तो नॉलेज बेस इकानमी की वैल्यू इस वक्त $6 ट्रिलियन से भी ज़ायद है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 123वें नंबर पर मौजूद है। हमेशा से ही हम ऐसी चीज़ों में लैक करते रहते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू की है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गारों का समंदर बना रही हैं। नए दौर के तकाज़ों की अगर हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक जदीद तालीम की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में रोज़गार हासिल करके ना सिर्फ बेहतर मुकाम हासिल कर सकें बल्कि ज़र मुबादला पाकिस्तान लाकर मुल्क की भी खिदमत करें। इस हवाले से उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नौजवानों को तालीम देकर दुनिया भर में भेजा, जिससे अब वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने नौजवानों को तकनीकी तालीम देकर ख़ुद को नॉलेज बेस इकानमी बनाएं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, सियासी गुफ्तगू भी आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, उनमें वाहिद फ़र्क तो फिर हम तालीम का ही देखते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं? किसी भी हम गवर्नमेंट की अगर बात कर लेते हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम भी नहीं लूंगा, तमाम जमातों ने हुकूमत की है इस मुल्क पर, तो आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इन तमाम हुकूमतों को रोकती रही है? हमारी अव्वलीन तरजीह तालीम क्यों नहीं रही? मेरे ख्याल में हमारा सियासी निज़ाम और इंतज़ामी ढांचा शुरू से कुछ इस तरह से कायम हुआ है कि उसमें एक तो मरात याफ्ता तबके का गलबा रहा है और उन्होंने फिर ऐसी पॉलिसियाँ बनाई, ऐसे बजट बनाए जिसमें जो हमारी मईशत है वो भी जाहिर है कि आम लोगों तक उसके समरात नहीं पहुँचे। हमारी जमहूरियत के समरात आम लोगों तक नहीं पहुँचा और उसमें बुनियादी फुकदान जाहिर है, जैसा कि आपने पॉइंट आउट की निशा, वो है कि तालीम का फुकदान। और GDP यानी मुल्क की जो कौमी मजमूई पैदावार है उसका कम अज़ कम 5% तालीम पे खर्च होना चाहिए, 5% सेहत पे खर्च होना चाहिए और उसी के साथ साथ 2-2.5% कम अज़ कम हुनर सिखाने के इदारे कायम हो। और हम अपनी इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से हम एक बड़ा मुल्क हैं, तो फिर हमें अपने इंसानी वसाइल को तरक्की देनी चाहिए। तो जो माशरती और समाजी शोबे हैं, तालीम, सेहत और हुनर, इंसानी वसाइल को तरक्की देना, अगर ये हमारी बुनियादी हदफ हो जाए, कुछ हमारी टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात हो जाए कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय बराह रास्त आमदनी पर टैक्स
टैक्स लगाए। और जैसा कि मैं नहीं कहता कि ज़राई आमदनी पर छोटे किसानों ज़मींदारों पर टैक्स लगाए, लेकिन बड़े वडेरों पर टैक्स हो, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है आइन के अंदर। तो अगर आइन में इतनी बड़ी ये नाइंसाफ़ी, जुल्म और इम्तियाज़ होगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इसी तरीके से वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए कि मरकज़ से सूबों को मिलता है तो सूबों से बल्दियात को, शहरों को, ज़िलों को मिलने की कोई ज़मानत आइन में नहीं दी गई। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। फिर जो इख्तियारात हैं, एक पूरा सिस्टम है सब जिसको रेगुलेट करने की जरूरत है, जिस तरह से आप भी निशानदेही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमने जो देखी कि एमक्यूएम ने इस जानिब सोचा, बात की गई इस पर, और कितनी ऐसी सियासी जमातें हैं, जैसे कि आपने अपने मंशूर में तालीम की बात की है, उसको शामिल किया है। कितनी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने मॉडर्न तालीम पर बात की, उसको अपनी जमात के मंशूर का हिस्सा बनाया। मेरे ख्याल में अगर वो बनाते भी हैं तो उनके जो अल्फाज है मंशूर में, उससे नज़र आता है कि बहुत बेदिली के साथ वो ऐसा कर रहे हैं और उनके कॉल और फेल में तजाद है। जबकि मैं आपको ये सिर्फ कि देखें, एमक्यूएम एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों की जमात हमेशा से रही है। कुछ खामियां खराबियां हम में आईं जिसका हमें शऊरी तौर पर एहसास भी है और उसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ, फिर हम कमज़ोर हुए, हमारी तकसीम हुई। तो अब हम अपनी उन सारी कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खामियां खराबियां हमारे आई थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात सारी सियासी जमातों में जिसका फुकदान है, और जो आप देखेंगे कि भाई 60, 65, 70 साल से ऊपर लीडरशिप है। 35 साल से कम उम्र के लोग खाल खाल नजर आते, नजर ही नहीं आते। तो मैंने खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई से ये बात की, हमने तय किया कि हम इंतखाबात में भी 35 साल से कम उम्र के लोगों को एक मुनासिब तादाद में मौका देंगे इलेक्शन लड़ने का। और इसी तरीके से पार्टी के स्ट्रक्चर तंजीम में भी हमें 35 साल से कम उम्र के लोगों को आगे लाना है, क्योंकि अब जाहिर है कि अमली तौर पर हम अल्लाह ताला अगर हमारी जिंदगियां हैं भी और सेहत के साथ हैं तो हम कितना और काम कर सकेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें बहुत जल्द नज़रिए को अपनी जमात और नौजवानों तक मुंतकिल करने की जरूरत है उस नज़रिए को। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। दूसरा, हमारी जो गलती थी वो दुनिया के टर्निंग पॉइंट को हमने नोट नहीं किया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर तवज्जो नहीं दी। दुनिया वहां पर शिफ्ट हो गई है। हमें अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। जिस तरह से एमक्यूएम बात कर रही है कि अगर हम आलमी मार्केट में देख रहे हैं, वहां पर तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है नौजवानों के लिए। देखें ना, ये आईटी के सेक्टर में हमारे पड़ोसी ममालिक को हम देखें, इवन हम बांग्लादेश की बात करें, और मैं समझता हूं कि देखें थाईलैंड कहाँ था, कोरिया कहाँ था, मलेशिया कहाँ था। ये इन्होंने जो तरक्की की वो अपने इंसानी वसाइल की तरक्की थी ना, जिसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, हर जगह अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, आईटी को यूज़ नहीं करेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटावर्स है, वेब 3 की बात हो रही है, हम 5G पर पूरी दुनिया जा रही है। और फिर उसके बाद अगर आप तिब्बी साइंस में देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ चली गई है। और ये सारी चीज़ों में अगर हम बहुत जल्द अपने लोगों को इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो आलमी मईशत में हम अपना हिस्सा कैसे लेंगे, हम सर उठाकर कैसे चलेंगे, IMF की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करेंगे। तो जो एक ज़माने में साउथ कोरिया ने हमारे 5 साल 10 साल मंसूबों को लिया और उसकी कॉपी की, हमने उनको कॉपी देने की बजाय ओरिजिनल दे दिया ऐसा लगता है। और अब हमारे पास कोई मंसूबा नहीं 5 साल 10 साल। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जाना चाहिए। वडेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों का गलबा, जो मौरूसी सियासत है उसको कम करने, ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ताकि जो दुनिया के साथ हम भी कदम मिलाकर चल सकें और दुनिया की मईशत में अपना हिस्सा हासिल कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा यूरोप की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली
बेसिकली अगर हम यूके को देखें तो वहाँ पर हमारे मुल्क से बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने ऐसी किसी अप्रोच पर क्यों काम नहीं किया? अरब ममालिक से अगर हम बात करते हैं, अफ्रीकी कंट्री से बात करते हैं, हमारे पास भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक सेक्टर मौजूद है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान भी इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमारे ही डॉक्टर्स बाहर जाकर काम कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि चलें, अगर इसका आगाज़ करना है तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और इसी तरीके से बहरीन है, क़तर है, ये वो ममालिक है जहाँ हम अपनी यूनिवर्सिटी कायम कर सकते थे, हम अपने अच्छे दर्स और तदरीस के इदारे कायम कर सकते थे। कम से कम हम वहाँ से शुरू करते। देखें ना, पूरी दुनिया ने आकर वहाँ अपनी जामियात कायम करना शुरू किए थे। कनाडा, अमेरिका, यूके, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अब इन ममालिक में कायम हुई हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे? जबकि एक वक्त था कि हमारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में यूएई के जो हुक्मरान तबका है, सऊदी अरेबिया का, बहरीन, क़तर, कुवैत का, वो और इसके अलावा भी वो तालिब इल्म पढ़ने आते थे। अफ्रीका के तालिब इल्म यहाँ होते थे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि हमने कहीं रास्ते में जाकर बड़ी गलतियाँ की, बड़े गलत फैसले किए, अपनी इकॉनमी को नॉलेज बेस बनाने की बजाय तालीम में सरमायाकारी नहीं की, सेहत में नहीं की, इंसानी वसाइल की तरक्की में नहीं की। ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन और फिर ज़ाहिर है कि जब बाहर हमारे असातिज़ा जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर भी एक अच्छा सैलरी पैकेज दे के इन्वेस्ट करें ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें। इंडिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, ये कसीर आबादी वाले ममालिक हैं, उन्होंने भी अपने इंसानी वसाइल को तरक्की दी। तो आज अमेरिका हो, कनाडा, यूरोप हो, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO जो है वो इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, चाइना के हैं। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि वक्त है एक कौमी इत्तफाक राय कायम हो जाए। इलेक्शन की बिसात बिछ रही है और इलेक्शन से पहले हो जाए तो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इन मामलात में जरा लैग करता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप हिंदुस्तान की भी मिसाल हमें दे रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। जिस तरह से जो इत्तेहाद का पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मुस्तरब दिखाई दे रही है और यही कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उन्हें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है। आपको नजर आ रहा है इंतखाबात होते, जो डेट दी गई है उसी पर इंतखाबात होंगे, और साथ ही साथ इस हवाले से जो कहा जा रहा है एक परेशानी नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनसे भी बात होगी, उनसे भी मुलाकात होगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 15 सालों में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अगर सिंध में ही सिर्फ उसका इख्तिदार कायम रहा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत आने के बाद वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का सदका था और ये तय था PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जनाब मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहली टर्म जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी और दूसरी टर्म PMLN की होगी। तो उसी के मुताबिक पहली टर्म 2008 से 2013 उन्हें मिली, 2013 से 2008 से जो है वो 2013 से 2018 फिर पीपल्स पार्टी को वो PMLN को मिला। लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी सुकड़ गई क्योंकि उसकी जो बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी का जिस तरह जो कायम हुई थी, लूट मार, करप्शन और उसके जिस तरीके से किस्से ज़बान ज़दे आम हैं और फिर एक वडेरों जागीरदारों खलबा और फिर उसमें कराची की तरक्की को उन्होंने मुकम्मल तौर पर जाम किया हुआ है और जकड़ दिया है कराची को भी, उससे अपनी कॉलोनी बनाया जा रहा है। एक कतरा कराची को इजाफी पानी का नहीं मिला। तो ये सारी बातों के बाद पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं होगी, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि कराची को 400 अरब सालाना मिलने चाहिए, 4000 अरब का टैक्स देता है और आईन
उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और बाकी सेकेंडरी सिटीज़ को भी बराह रास्त मरकज से मिलना चाहिए, सूबों के ज़रिए से नहीं मिलना चाहिए। हम सूबों के रहमो करम पे नहीं हो तो क्या इन सारी बातों पर कौमी इत्तफाक़ राय हो, ANP माने, JUI माने, जमात इस्लामी माने और PMLN माने, तो क्या पीपल्स पार्टी इस कौमी एजेंडे पर इत्तफाक़ राय करेगी? फबेहा, हमारे दरवाजे खुले। इसीलिए 6 रुकनी कमेटी बनी है PMLN के साथ, जो दौरा था हमारा, एक चार्टर बनाएगी कौमी कंसेंसस इत्तफाक़ राय बिल्ड करने के लिए कौमी एजेंडे पर। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परेशानी अगर हम देखें तो वो भी जायज दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि MQM जिस जमात के साथ इत्तेहाद करती है वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो जानना तो सब यही चाहते हैं कि MQM के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, MQM को इत्तलात कहां से मिलती है कि फलां जमात हुकूमत में जाने वाली है, इनसे अलायंस कर लेते हैं, हुकूमत उन्हीं की बनती है। देखिए, MQM ने इस मरतबा ये तय किया है कि हुकूमत में जाना, वजारतें लेना, ये इक़्तिदार की सियासत जो है वो 2 वजारतें लेकर हम 3-3.5 करोड़ के शहर कराची, 50 लाख का शहर हैदराबाद और इसी तरीके से सक्कर, मीरपुर ख़ास और फिर पूरा सिंध हम कैसे खिदमत कर सकते हैं। बात होनी चाहिए आइनी इस्लाहात के पैकेज की, सियासी इस्लाहात के पैकेज की, आइनी तरामीम के पैकेज की और एक कौमी एजेंडे की, ताकि पार्लियामान ये रगमाल ना बने। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, कराची के 3-3.5 करोड़ अवाम यरगमाल ना बने। जो लड़ाइयाँ हुकूमत और अपोजिशन की होती है उसमें पूरा मुल्क हॉस्टेज हो जाता है, पूरे मुल्क की तरक्की जाम हो जाती है, पूरा मुल्क एक जगह पर आकर साकित हो जाता है, यहाँ से मुल्क को निकाल। तो ये हमने रियलाइज़ किया अपने तजुर्बे की रोशनी में, और हमने PMLN ने जब हमें दावत दी तो मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती जो 140A की जो लिस्ट है बल्दियाती उमूर की, वो आइन में उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जैसे इंडिया और जर्मनी के आइन में है। तो ये आइनी इस्लाहात की बात हो रही है, यहाँ इक़्तिदार हुकूमत साजी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो जिसका ड्यू शेयर है वो उसको मिलना चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन तय कर दे, क्योंकि सूबाई मालियाती कमीशन जो है वो उसका कोई जिक्र आइन में नहीं है, जिक्र हो और वो सूबाई मालियाती। तो ये ठीक है डॉक्टर साहब, जब से मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इत्तेहाद की खबरें सामने आई हैं तो डिफरेंट किस्म की इत्तलात भी हैं कि इस वक्त रिटेन करती दिखाई देगी हमें MQM इन इंतखाबात में। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, शायद कोई एक आधी सीट पर निकाल सकें, बाकी क्लीन स्वीप करेंगे MQM। देखिए, ये वाली बात तो हमारे दरमियान हुई नहीं। ना PMLN ने कहा कि हमें कराची में ये सीट दें आप, ना MQM ने कहा। मेरे ख्याल में अब तो ये वक्त आ गया है कि PMLN को MQM को कहना चाहिए कि भाई फारूक भाई आप में से कोई आए और लाहौर से इलेक्शन लड़े। ये है कौमी यगानगत, ये है कौमी यकजहती, और यहाँ से अगर आगाज़ होगा और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को भी अक़लियती कोटे तक महदूद ना रखें, अपनी बेटियों अपनी बहनों को भी उनकी ख़वातीन की रिज़र्व सीटों पर महदूद ना रखें, उन्हें भी जो जनरल सीटें हैं उस पर ज़्यादा मौका दें, तो ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक इत्तदाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान होगा जिसको हमें कायम करना है। हम अपने बुनियादी मकसद जिसके लिए हम कायम वापस आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल करेंगे एक वायरल वीडियो और आपको दिखाएंगे कि अलादीन और उसके जादुई कालीन के हवाले से, जो कि हमें महसूस करने में कभी भी नाकाम नहीं रहा है। हम अपने बचपन की बात करें, लड़कपन की बात करें, हमने फिल्मों में, कार्टून्स में हमेशा से देखा है और हम फ़ैन भी रहे हैं और हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि कभी हम भी इस जादुई कालीन पर शायद कभी सवार हो सकें। तो इसी ख्वाहिश को एक भारतीय शहरी हैं जिन्होंने हकीकत का रूप देने की भरपूर कोशिश की है, जिसके मनाज़िर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। भारतीय शहर गुरुग्राम से ताल्लुक रखने वाले ये केवन हैं जो कि अलादीन की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं और हूबहू वैसा बनने की कोशिश में कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम अक्सर सड़कों पर देखा गया अपने इस जादुई कालीन के साथ घूमते हुए। राहगीरों को सलाम भी वहां पर करते रहते हैं। जहां लोग केविन को इस अंदाज से उनके लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं लोग उनके कालीन को देखकर हैरत में भी मुब्तला
पुतला हो जाते हैं जो कि बज़ाहिर हवा में उड़ता है और उनके इशारे पर चलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये सड़क पर इस वक्त घूम रहे हैं या हम देख रहे हैं कि एक फास्ट फूड के वो ड्राइव थ्रू पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर ऑर्डर करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिबास में मलबूस मिस्टर कोल के दरअसल सड़कों पर स्केट बोर्ड को इस्तेमाल किया गया है, उस पर वो सवार हैं, जबकि इसी अंदाज में वो एक दुकान से हमें आइसक्रीम लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा ही पसंद किया जा रहा है लोगों की जानिब से, बच्चों की तरफ से हम देख रहे हैं। तो अगर आप भी कालीन पर उड़ना चाहते हैं, आपकी भी ख्वाहिश है बचपन की, जिस तरह से इस नौजवान ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, स्केट बोर्ड को इस्तेमाल किया अपने कालीन के नीचे, आप भी मेरा ख्याल है ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।